Hello everybody, welcoming you all to another video of exam analysis. तो guys आज के इस वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं एसएससी एमटीएस 2024 का आपका आज यानी कि 17th ऑफ अक्टूबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम गाइज हो चुका है। एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है। जितने भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया ना इस पेपर में, जल्दी से इस वीडियो को देख लो और मुझे बताओ कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली उसमें आंसर करे हैं। और अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे से याद रखो, आगे के लिए उससे एक लर्निंग लो, अच्छे से याद रखो सो दैट यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक एवर अगेन। ठीक है, सो यस। और एक और रिक्वेस्ट है गाइज आपसे, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एज आई ऑलवेज टेल यू कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे आपको हमारे हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत से आपके पास मिलते रहेंगे। इफ यू मिस दैट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मिस द वीडियो ऑल्सो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जल्दी से देख लेते हैं वो क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 17th ऑफ अक्टूबर के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, तो ऑल ऑफ दोज आर मोर देन वेलकम ऑन आवर चैनल। आप प्लीज से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। And yeah, that's it. Let's get into the video and look for the questions. So guys, number one question जो कि आज के पेपर में आपसे पूछा गया था वो है the postulates of the cell theory was proposed by whom. So guys, इसके करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे। थोड़े से ना कैंडिडेट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, बिकॉज जो फुल नेम होते हैं ना वो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं कि इज इट द करेक्ट आंसर और नो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको फुल नेम बता रही हूँ, सो दैट अगर कोई सा भी उसमें आपको ऑप्शन में दिख जाएगा देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू आंसर दैट। सो या आंसर देख लेते हैं। तो माथियास जेकॉब शेल्डन और थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो, ये तीन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने जो सेल का थ्योरी था, जो पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी था, उसको प्रपोज करा था इन 1838। ठीक है, किसने किया था ये जानना तो जरूरी है ही, इसके साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब किया था, बिकॉज यू नेवर नो, आपसे पूछ लिया जाए, शायद अगला सवाल यही हो जाए कि भैया कब किया था। पता होना चाहिए ना यार। So 1838 is the correct answer for that. Okay. Moving to the next question, the Lakdawala committee's estimate for the percentage of people living below poverty line. Guys, poverty line से related questions पूछे गए थे आज के पेपर में। तो वो बच्चे जो कि इस चीज को भूल चुके थे कि ये भी एक टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है, फॉर ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स प्लीज इससे रिलेटेड भी चीजें देख लेना यार, बिकॉज आज पूछी गई है तो अपकमिंग शिफ्ट में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये हो सकता है पूछ लिया जाए। ओके, सो इसके लिए जो परसेंटेज था गाइज, इसमें जो ये जो लकड़ा वाला कमिटी था उसमें जो ऐसे लोग थे जो कि बीपीएल जो इंडेक्स होता है बिलो पॉवर्टी लाइन उसमें थे, वो है 36.3%। ये एस्टिमेटेड परसेंटेज है गाइज। ठीक है, तो दिस इज 36.3 इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, if the heart of a baby beats, there's a space in between these two, okay? If the heart of a baby beats 135 times a minute, ठीक है, एक मिनट में अगर 135 बार एक बच्चे का दिल धड़क रहा है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा गाइस? जो फीटल हार्ट रेट, आई हैव मेंशनड इट हियर, FHR, जो फीटल हार्ट रेट होता है ना गाइज, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट रह चुके हैं या हैविंग अ बेबी, ऑब्वियसली द फीमेल्स वो ही टमी में फील कर सकते हैं, राइट? तो उनको ये पता होगा कि बेबी का FHR कितना ज्यादा जरूरी होता है, जिसको हम फीटल हार्ट रेट बोलते हैं गाइज। तो होता क्या है ना, वाइल यू आर डिलीवरिंग द बेबी ना, जैसे जैसे बेबी पुश करके अपने आप को नीचे लेके आता है ना, तो FHR कभी कभी डाउन होता जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे FHR को ट्रैक करते रहना कि बच्चे का हार्ट रेट क्या चल रहा है, बिकॉज जो आइडल FHR होता है, आई मीन इट शुड नॉट गो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज हैविंग माय बेबी and the idol, I knew everything related to the FHR and all of those things because I used to read it. मुझे अच्छा लगता था इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, सो आई रिमेम्बर आई यूज टू रीड इट कि भाई 90 तक तो चल जाएगा, अगर उससे नीचे जा रहा है या कंटिन्यू नीचे जाता चला जा रहा है तो इट इज नॉट यू नो राइट, और आप कह सकते हैं इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। तो इसीलिए FHR को ट्रैक किया जाता है।
तो गाइज जैसे अब आपको यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा था, क्योंकि बच्चों का जो जब वो टमी में होते हैं जो दिल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी तेज 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 धड़कता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लिखा है 135 टाइम्स, ठीक है। तो अगर 135 टाइम्स जा रहा है 1 मिनट में, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? तो गाइज 135 को 60, बिकॉज एक 60 में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो 135 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 2.25। सो 2.25 हर्ट्ज जो है ना, that is the frequency here. So 2.25 is the correct answer. Next question, what type of medications are analgesics and for what are they used? तो गाइज जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, ये बेसिकली उस तरह के, ये लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट, ये नॉन एलर्जिक होते हैं, ठीक है। और आपको मतलब ऐसा जो होता है ना कि कॉन्शियसनेस वगैरह ये सब आपका लूज अप नहीं होगा, क्योंकि जो एनाल्जेसिक्स जो होते हैं ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि पेन को और इन्फ्लेमेशन को, अगर सूजन है या किसी तरह का कोई दर्द है, उसको ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक्स को यूज किया जाता है। और ये जो होते हैं, दीज आर क्लास ऑफ दोज ड्रग्स जो कि मेडिकली यूज किए जाते हैं पेशेंट्स को पेन से छुटकारा देने में, विदाउट कॉजिंग देम एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब उनका जो जैसे एनेस्थीसिया वगैरह जब दिया जाता है तो पेशेंट्स टेंड टू लूज देयर कॉन्शियसनेस, लेकिन एनाल्जेसिक्स जब दिया जाता है ना तो पेशेंट्स जो होते हैं वो अपना कॉन्शियसनेस नहीं लूज करते हैं। सो दैट इज अबाउट एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे पूछा गया था कि जो कौशिताकी होते हैं, सॉरी जो कौशिताकी है इज एसोसिएटेड विद विच वैदिक एरा, मतलब किस वेद के समय में कौशिताकी से रिलेटेड चीजें एग्जिस्ट करती थी? तो गाइज ऋग्वेद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप इज रिक्रिएशन सर्विसेज। तो गाइज जो रिक्रिएशन सर्विसेज होती है, आपसे पूछा गया था ये किस तरह के गुड्स या सर्विसेज में आते हैं? आर दे इंटरमीडिएट, आर दे कैपिटल, और दे कंज्यूमर गुड्स? सो गाइज जो क्रिएशन, अब जैसे कि हम सब जानते हैं वी आर रिक्रिएटिंग सर्विसेज हियर, ठीक है, नाम से ही इटसेल्फ इट इज नोन की रिक्रिएशन सर्विस है। तो वो किस तरह का गुड होगा? तो गाइज वो हो गया आपका कंज्यूमर गुड, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट, you are using it, and that's it, done. Because you are creating it for the consumer use, you are creating it for the consumer as a consumer service, so consumer good हो गया, तो consumer good is the correct answer. नेक्स्ट पूछा गया था दैट हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1905। गाइस वाइसराय से रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है, जितने भी जनरल्स रहे हैं, गवर्नर रहे हैं इंडिया के, उससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। इफ यू वांट आई कैन मेंशन दैट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो जो वीडियो के एंड में 2 सजेशंस वीडियो आते हैं, मैं उसमें उसको आपको दे दूंगी। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, इंडिया का वाइसराय 1905 में कौन था? तो गाइस लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर हियर। और अब बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की थोड़ी बहुत सी। तो गाइस जो लॉर्ड कर्जन थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाइसराय ऑफ इंडिया। उन्हीं की वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज रही हैं और रिफॉर्म्स रहे हैं जिनका इतना तगड़ा इम्पैक्ट रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी है। एंड ऑल्सो ऑन द फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम, उनको जॉर्ज नथालियन कर्जन, जो उनका पूरा नाम है वो है जॉर्ज नथानियल कर्जन, इस नाम से बुलाया जाता था, जो कि फर्स्ट मार्की रही हैं कर्जन ऑफ कैडलस्टन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन जो थे, ही वॉज द फर्स्ट बोर्न ऑफ द 4th बैरन स्कार्सडेल, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मोटा मोटा लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड आई जस्ट गेव यू, अच्छे से याद रखना बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा राजवंश? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इज द करेक्ट आंसर। जो पल्लवास थे, दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ सतवाहंस। When Satvahans declined, Pallavas declared themselves independent, ठीक है। सतवाहंस ने जब अपने आप को डिक्लाइन साबित कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो जो पल्लवास थे उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। और जो सिंह विष्णु थे, सिंह विष्णु इज थॉट टू बी द पल्लवा डायनेस्टी फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर। जो पल्लवा डायनेस्टी थी, पल्लवा राजवंश जो था,
उसका जो फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर रहा है उसका नाम भी सिंह विष्णु ही माना जाता है. सो यस, सिंह विष्णु इज द फर्स्ट feudatory of Pallava dynasty. Next question, in which state the least number of people live under the below poverty line? तो अकॉर्डिंग टू अगर हम नीति आयोग देखें तो गाइज नीति आयोग के हिसाब से जो गोवा है और केरला है, यहाँ पे जो लोग हैं वो बीपीएल में रहने वाले या बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की गिनती में बहुत कम आते हैं. तो गोवा और केरला ऐसी जो स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ही कम आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे जो कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे या बिलो पॉवर्टी लाइन पर रह रहे हैं. सो गोवा एंड केरला आर टू स्टेट्स. Next question, trees like ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona ये जो है ये किस तरह के फॉरेस्ट में या किस तरह के जंगल में पाई जाती है? सो गाइज ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप कह सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ऐसे ट्रीज. अब आपसे पूछा गया था दैट हु रोट फेमस नॉवेल्स लाइक देवदास एंड परिणीता. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास और परिणीता जैसी फेमस बुक्स लिखी थी और बाद में उनकी मूवी भी बनी थी. Okay, next question. Nursing Dvitiya. Nursing II was the ruler of which vansh, you can say, which empire or which dynasty? तो इसका करेक्ट आंसर है सलुआ राजवंश या फिर आप कह सकते हैं सलुआ डायनेस्टी. तो गाइज जो सलुआ थे ही वाज द सन ऑफ नरसिंह, वो नरसिंह के ही पुत्र थे, सुपुत्र थे. और जो ये डायनेस्टी थी, ये जो सलुआ डायनेस्टी थी, इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, इस डायनेस्टी को बनाया किसने था, तो वो नरसिम्हा के द्वारा किया गया था. तो नरसिम्हा नाम भी आपको याद रखना है. और अगर आपसे पूछा जाता है नरसिम्हा के बारे में, देन यू शुड नो कि जो नरसिम्हा थे ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. ठीक है, सलुआ डायनेस्टी का जो पहला किंग था वो था नरसिम्हा, जिन्होंने इस पर्टिकुलर वंश में जब अपना शासन चलाया था तो वो था 1486 से 1491 तक उन्होंने शासन किया था. ओके okay? So moving to the next question, who was the captain of the Indian cricket team in World Cup 1983? तो guys 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस समय जो इंडिया क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव. सो कपिल देव इज द करेक्ट आंसर. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड कप जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो एक प्लेयर थे जिसने सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन जिसे बनाए थे इस पर्टिकुलर फाइनल वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, उनका नाम क्या था? गाइज अक्सर पूछ लिया जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए. इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला जो प्लेयर था वो था कृष्णमचारी श्रीकांत. तो ये नाम भी आपको याद रखना है. और उन्होंने कितने रन्स बनाए थे? तो ही मेड 38 रन्स इन 73 बॉल्स पर. ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. Okay, next question. Which article of the Indian Constitution states the relevant information and requirements to become a member of the Lok Sabha? So guys, जो आर्टिकल 84 है वो ये सारी चीजें डिपिक्स करता है, ये सारी चीजें बतलाता है कि किस तरह से आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, क्या रिक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो सब आपको आर्टिकल 84 में मिलेगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अब गाइस क्योंकि आर्टिकल 84 की बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू आर्टिकल 84 बेसिकली क्या स्टेट करता है इन डिटेल सो दैट आपको थोड़ा हेल्प हो जाए. सो आर्टिकल 84 जो है ना गाइस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेजेंट करता है रिक्वायरमेंट्स नीडेड फॉर अ पर्सन टू होल्ड द सीट. ठीक है, किस तरह से आप सीट होल्ड कर सकते हो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in in parliament unless he is a citizen of India. जो first basic और सबसे important requirement है वो है he or she should be a citizen of India. ठीक है, in the case of a seat in the council of states he should not be less than 30 years of age. ठीक है, 30 साल की उम्र से कम का नहीं होना है, 30 and 30 above ही चलेगा.
एंड इन द केस ऑफ अ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल के लिए अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए चाहिए तो 30 इयर्स से कम नहीं चलेगा, 30 से ज्यादा चाहिए। हाउस ऑफ द पीपल के लिए चाहिए तो जो एज लिमिट है ही शुड नॉट बी लेस देन 25 इयर्स। हाउस ऑफ द पीपल के लिए 25 इयर्स का एज एंड अबव होना चाहिए, उससे कम में यू कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है। The article does not deal with persons who have helped another persons gain appointment into or separation from armed forces despite the knowledge that the latter is ineligible। तो in case अगर इस तरह का कुछ होता है तो जो कैंडिडेट है वो इनएलिजिबल है फॉर बिकमिंग द मेंबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है छोटी सी आर्टिकल 84 से रिलेटेड, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवर दास वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल बने थे रघुवर दास अक्टूबर 2023 में। सो गाइस उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इन इस्लाम रिलीजन इज नोन टू बी सैड, या शोक कह सकते हैं आप, शोक फेस्टिवल। गाइज ये जो क्वेश्चन था जितना मुझे समझ में आया ये यही पूछा गया था कि जो इस्लामिक रिलीजन है, जो इस्लाम रिलीजन है उनका जो इस्लामिक धर्म है उसमें किसका महीना या कौन सा महीना आप कह सकते हैं या कौन सा त्योहार होता है जिसके महीने में वो शोक का महीना कहलाता है। तो गाइज दैट इज मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम जो होता है वो शोक फेस्टिवल कहलाता है इस्लामिक रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो गाइज इंडिया में कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे कि हम सब जानते हैं स्थानांतरणीय जो होता है ना कृषि वाला चीज है, और कृषि यस अगेन लेट मी जस्ट टेल यू एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल के पेपर में भी आए थे तो वो अच्छे से देख लेना। तो पेंडा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वो कहाँ करी जाती है आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो स्थानांतरणीय ये जो कृषि कल्टीवेशन वाली चीज होती है जिसको पेंडा शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से गाइज अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गाइज मध्य प्रदेश में वो बेवर या फिर दहिया के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहां पे पामा दाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंगा, इन तीनों में से किसी भी चीज को किसी भी नाम से उसको रेफर कर देते हैं। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वहां वो कुमारी के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ अगर हम देखें और वहां पर बात करें तो वहां ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये वॉल्र या वॉल्ट्रा इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालयन बेल्ट में देखें तो वो खिल नाम से जाना जाता है, और झारखंड में वो कुरुआ नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में डीपा के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता चंद्रन इज एसोसिएटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। और जो या भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम में ही गाइज एक क्वेरी आई थी मेरे पास सोनल मानसिंह से रिलेटेड। मुझे ये बोला गया था कि मैम सोनल मानसिंह तो जो है वो तो ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। सो गाइज लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप टू यू। जो सोनल मानसिंह है वो ओडिसी डांस फॉर्म के साथ साथ जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है उसके लिए भी जानी जाती है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओडिसी है तो ओडिसी हो गया, भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। शी बिलोंग्स टू बोथ, यू नो शी इज रिलेटेड टू बोथ द डांस फॉर्म्स। तो गीता चंद्रन का पूछा गया था वो तो भरतनाट्यम से है। यहीं पे एडिशनली मैंने आपको सोनल मानसिंह का भी क्लियर अप कर दिया। तो गाइज इसी के साथ साथ आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है भरतनाट्यम के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम, कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार जिन्होंने भरतनाट्यम डांस फॉर्म को करके या उसमें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखा के अपना नाम कमाया है, नाम बनाया है। वो फेमस आर्टिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि यू नेवर नो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कब आपको पूछ लिया जाए। सो गाइज पद्म सुब्रमण्यम हो गया, अलारमेल वल्ली हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई,
मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, सोनल मानसिंह सी, सोनल मानसिंह का नाम यहाँ गिवन है, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, टी बाला सरस्वती, शांता राव, वैजंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही और रुक्मणी देवी अरुणदेव। तो गाइज ये कुछ नाम हैं उन फेमस कलाकारों के जो कि भरतनाट्यम के लिए काफी ज्यादा जाने माने जाते हैं। एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन ओलंपिक स्विमिंग पूल। तो गाइस जो ओलंपिक में स्विमिंग पूल होता है जिससे रिलेटेड स्पर्धा होती है, तो उसमें आपसे पूछा गया था लेंथ कितनी होती है उसकी। तो गाइस उसकी जो लेंथ होती है वो 50 मीटर्स होती है। अब नाउ दैट आपसे लेंथ पूछा गया है तो यू शुड नो कि आपको डायमेंशंस जानना कितना जरूरी है। एंड दिस इज द रीजन वाई अभी मैंने यहाँ पे आपको पूरा डायमेंशंस दिखाऊंगी ऑफ एन ओलंपिक स्विमिंग पूल। ठीक है, तो गाइज जो लेंथ हो गई आपकी ओलंपिक स्विमिंग पूल की वो स्टैंडर्ड देखा जाए तो 50 मीटर्स की होती है। विड्थ की अगर मैं बात करूं, जो विड्थ होती है एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की, उसकी विड्थ जो होती है वो 25 यानी कि 25 मीटर्स की होती है। डेप्थ की अगर मैं बात करूं कि जो ओलंपिक स्विमिंग पूल होता है वो कितना डीप होता है, तो गाइज वो मिनिमम 2 मीटर्स का होता है और जो रिकमेंडेड डेप्थ होती है वो 3 मीटर्स की होती है। ठीक है, लेन विड्थ की अगर हम बात करें तो जो लेन विड्थ होती है, मतलब जो धारियां सी लगी होती हैं, जो लेन होती है स्विमिंग ओलंपिक स्विमिंग पूल की, वो 2.5 मीटर्स वाइड होती हैं। तो गाइज ये डायमेंशंस हैं ओलंपिक स्विमिंग पूल से रिलेटेड, आप प्लीज अच्छे से याद रखना। That's it, guys. That brings us to the end of today's video. Those were the very important GK GS questions जो कि आज यानी कि 17 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। The questions were not that very difficult, लेकिन हाँ अगर प्रिपरेशन करी है तो पेपर आपके लिए आसान था, easy to moderate आप कह सकते हो। If any query is there, तो please do let us know in the comment section down below. And yes, आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए मच लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।